1/3 ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का MBBS MD किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के। भारत में भी नहीं है। रशिया से आप MBBS MD करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है। और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती है दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ध्यान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता है वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। तो हेलो गाइस, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा राजीव दीक्षित का। एंड MBBS अब्रॉड में जो है लॉट ऑफ कैंप्स जो है हर साल जो है होते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे रशिया और जैसे भी उज्बेकिस्तान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, जो USSR कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो है ये सीनरी कैसा स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड कैसे बना कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे MBBS पढ़ने के लिए जाते हैं। नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये चीज स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी को कंसल्टेंसी की जरूरत क्यों है, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किस तरह के जो है स्कैम्स होते हैं, राइट। तो वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इस पे बने रहिए। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, पहले जब USSR थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया थी, तब जो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और भी बहुत सारे कंट्री, ऐसा हंगरी हो गई, तो ये सब जो है एक साथ मिल के थी। तो उस टाइम USSR का थिंकिंग ही ऐसा था कि हमारे जो सिटीजन्स हैं सबको जो है फ्री एजुकेशन मिले, सब जो है सबको जॉब मिले, सबको काम मिले। तो उस टाइम USSR बहुत तरक्की कर रही थी। तो उस टाइम क्या थी, ऐसा अफ्रीका हो गई, इंडिया हो गई, एंड और भी बहुत सारे जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे। तो इनके पास देखेंगे तो यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कोई मेडिसिन पढ़ लें, कोई भी अच्छी एक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सेक्टर में आप जाके वो डिग्री आप हासिल करने, तो उतना जो है लोगों के पास ना पैसे भी थे एंड ना उनके पास जो है उस कंट्री में टेक भी था कि आप वहां पे जाकर के पढ़ सकें। सेम आप डेवलपिंग, क्योंकि सारे देश डेवलप हो रहे थे तब, और सोवियत ऑलरेडी इट वाज डेवलप्ड नेशन। कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है, फॉरेन स्टूडेंट्स को सोवियत जो है इनवाइट कर रही थी। तब उनका इंटेंशन ये था कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखें, इसको एज ए जियोपॉलिटिकल टूल यूज करें, इसको एज ए सॉफ्ट पावर यूज करें। सॉफ्ट पावर का मतलब आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए बचपन में आप कोई पड़ोसी आंटी या कोई भी अपने दोस्त के घर पे आप जाते हो, वहां पे आप अपना बहुत सारे टाइम आप स्पेंड करते हो, एंड फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाते हो तब आप उनसे मिलते, तो उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके लिए, राइट। तो USSR उस टाइम ये सोचा कि हम ये सारे देश से जो है हम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, स्कॉलरशिप में भी पढ़ाई देंगे एंड पेड एजुकेशन में भी उनको जो है पढ़ाई देगी, बट पेड एजुकेशन जो है कम सस्ता फीस होगा। तो आप मान के चलिए, जब आप USSR आ रहे हैं, आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप एक इंजीनियर बनेंगे, यहाँ पे आपका लोकल फ्रेंड्स होगा, एंड फिर आपको गवर्नमेंट में कनेक्शन होंगे। जब आप वापस पढ़ाई करके आप रिटर्न अपने देश जाओगे, कल को कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप रशिया या USSR देश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। आप समझ पाएंगे कि ये कंट्री का थिंकिंग कैसा है, थॉट कैसा है। तो USSR का एंटायरली ये कॉन्सेप्ट था। जब USSR टूट गया तो रशिया में क्या हुआ, मतलब रशिया, यूक्रेन, ऐसे क्या हुआ, सब जो है अलग अलग गवर्नमेंट हो गई, तो उनको उतना फंडिंग नहीं मिल रहा था उस टाइम। तो यूनिवर्सिटी क्या किया, इसको एज ए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बना दिया गया एजुकेशन सेक्टर को। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है तब, और यूनिवर्सिटी ने नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इन्विटेशन पॉलिसी बहुत सारी उस टाइम जो है रिलीज किया, जिसको देख के इंटरनेशनल स्टूडेंट अट्रैक्ट होते थे एंड फिर इनके पास आते थे पढ़ने के लिए। तो ये सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ। तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसल्टेंसी का रोल कैसे आता है, तो अभी जैसा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई, अर्ली 2010 से जो है ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया कंसल्टेंसी का। तो कंसल्टेंसी क्यों रखती है यूनिवर्सिटी? इसलिए रखती है क्योंकि हर देश में उनको जो है अपना लोकल लैंग्वेज नहीं पता है। रशिया में 11 अलग अलग टाइम जोन्स होती हैं। तो आप मान के चलिए, अगर आप इंडियन टाइम 8 बजे आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो तब रशिया में भी उस यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो लोकेटेड है, सिटी का टाइम हो रहा होगा अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, 5 o'clock या 2 o'clock। एंड रशियंस का क्या है, उनका अपना रशियन वर्किंग कल्चर है, उनका अपना टाइम है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एजेंसी इसलिए रखते हैं ताकि एजेंट्स जो है फिल्टर आउट कर पाए। अभी आप किसी यूनिवर्सिटी में मान के चलिए 500 सीट्स है, अब वहाँ पे 1000 बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको फिल्टर आउट कैसे करेंगे? तो यूनिवर्सिटी में उतना स्टाफ होता नहीं है, तो इसीलिए एजेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। एजेंट क्या है, उनके लिए एक ऐसा मार्केटिंग टूल हो गई, और उनका भी एक वर्कलोड यहाँ पे जो है कम हो जाता है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो एडमिशन
एडमिशन प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट देते हैं, अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो 12th सर्टिफिकेट होता है वो हम देते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 10th का भी मांगते हैं, तो 10th एंड 12th का जो सर्टिफिकेट है उनके बेसिस में मार्क्स चेक करते हैं। मार्क्स चेक करने के बाद में ये काम होता है एक्चुअली एजेंट का। यूनिवर्सिटी ये चेक करती है, बट जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो ये सारे काम होता है एजेंट का। तो आपका मार्क्स हमें चेक करना पड़ता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो उस यूनिवर्सिटी में उस स्पेसिफिक कोर्स पढ़ने के लिए, तो देन फिर हम आपका डॉक्यूमेंट को जो है अपोस्टाइल करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर नोटराइज करते हैं, फिर आपका फॉर्म फिलअप होता है यूनिवर्सिटी में, फिर सबमिट होता है। तो इसके बाद होता है आपका इन्विटेशन लेटर रिलीज होना। तो इन्विटेशन लेटर जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ यूनिवर्सिटी ही खुद आपको बना के देती है, जो कि आई थिंक विद इन 2 to 3 days बन जाएगी वो। एंड दूसरा होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इनविटेशन लेटर बन के आती है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, हमें एक स्टेट फी पे करना पड़ता है, जैसा गवर्नमेंट फी होता है। तो गवर्नमेंट फी जो है पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। एंड उसके बाद आई थिंक मोस्टली 45 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको इनविटेशन लेटर वहां से मिल जाती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ रशिया से। तो वो जो इनविटेशन लेटर होता है वो वेरीफाई होती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। तो इसमें क्या होता है, ये एजेंट आपको फर्दर फॉरवर्ड करता है स्टूडेंट्स को, एंड इसके बेसिस में आपका जो है वीजा लगता है। अब वीजा जनरली लगता है 10 वर्किंग डेज में, अगर नॉर्मल वीजा देखें तो। अगर अर्जेंट वीजा करना है तो 3 to 4 वर्किंग डेज में जो है लग जाती है। इसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होती। अगर कोई फेस्टिव ओकेजन होगा तो वो काउंट नहीं होगा, वो भी छुट्टी में कंसिडर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है बेसिक एडमिशन का। इसके बाद हम आपको एयरपोर्ट लेते हैं, यूनिवर्सिटी लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है सिम कार्ड लेना, लोकल आपको टूर करवाना, यूनिवर्सिटी टूर करवाना, यूनिवर्सिटी की टीम के साथ आपको बताना बेसिक क्लासेस कहाँ पे है, क्या क्या चीज है। उसके बाद आपको जो है वीजा एक्सटेंड करना पड़ता है रशिया में, राइट। तो वीजा एक्सटेंशन में आपका जो है फॉर्म फिलअप करना, वहाँ में पेमेंट करना, देन मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे करना। फिर जैसे डेक्टाइलोस्कोपी होती है, तो डेक्टाइलोस्कोपी में क्या है, आपका उसमें मेडिकल चेकअप, सब ब्लड टेस्ट हो गई, HIV हो गई, एक्सरे हो गई। फिर इमिग्रेशन ऑफिस लेके जाना, वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट स्कैन, आई स्कैन। उसके बाद ग्रीन कलर का एक कार्ड आपका बनता है। उसके बाद अभी रशिया में सब डिजिटलाइज हो गए, तो आपको स्नेल्स बनाना पड़ता है, गोसुस्लोगी करना पड़ता है। तो गोसुस्लोगी क्या होता है, बेसिकली आपका जैसा इंडिया पे ऐसा डिजी लॉकर है, उसी तरह वहाँ पे गवर्नमेंट की जो ऐप है उसको गोसुस्लोगी बोलते हैं। तो उसके अंदर में जो है आपका एक आधार कार्ड बनता है, काइंड ऑफ आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड है, उसको बोलते हैं स्नेल्स। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी बनने के लिए आपको 1 दिन वर्किंग टाइम लगता है। उसमें भी किसी का 1 दिन में नहीं होता, 2 दिन में होता है, राइट। तो उसके बाद फिर आपका गोसुस्लोगी ऐप एक्टिवेट करना है, तो वो नेक्स्ट डे वो प्रोसेस होगा। उसके बाद बैंक में आपका बायोमेट्रिक करना है, फिर उसको गोसुस्लोगी ऐप से लिंक करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 4 to 5 वर्किंग डेज का प्रोसेस है। तो ये बेसिक प्रोसेस होगी। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो इसमें यूनिवर्सिटी की जो है एक्चुअल ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये सब यूनिवर्सिटी के रेसिप्ट होते हैं। तो इस पे जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और मेरे बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट बनती है। इसमें सारे राइट्स लिखे होते हैं कि बच्चे को क्या करना है, नहीं करना है, और एज एजेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है। अब मान के चलो ये जितना मैंने प्रोसेस बताया, ये सारी अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली करने बैठ जाएगी तो उनको कितना टाइम लग जाएगा, राइट। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट तो सारे बच्चों को एक साथ एक्यूमुलेट करके लेके आता है। अगर रशियन यूनिवर्सिटीज ओपन कर दी है, राइट, एडमिशन, आप मान के चलो कजान में 500 सीट है, तो 500 जो है ओपन कर दिया, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, तो आप मान के चलिए यूनिवर्सिटी में कितना स्टाफ चाहिए होगा। अब हर एक जन को इन्विटेशन अलग अलग डेट में मिलती है, आप अलग अलग डेट्स में फ्लाई करोगे, राइट। तो बच्चा को फिर यूनिवर्सिटी का स्टाफ एयरपोर्ट आना, पिकअप करना, फिर ये सारा एंटायर प्रोसेस कराना। तो इसीलिए क्या है, एजेंसी एक प्राइम रोल प्ले करता है रशिया में। पहले क्या था, पहले इंडियन कंपनीज के साथ काम कर रही थी रशियन यूनिवर्सिटीज। अभी जो है मोस्टली उनको चाहिए रशियन रजिस्टर्ड कंपनी। वो इसीलिए क्योंकि इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी का क्या है, अब यूनिवर्सिटी फ्री हैंड देती थी कि आप मार्केटिंग करिए, सब कुछ करिए। अब यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकती है वो तो एजेंट को बता देते हैं पहले ही, बट एजेंट क्या करता है, कमीशन के चक्कर में, सीट्स फुल करने के चक्कर में इंडिया में बहुत सारे क्लेम कर देता है 100% इंग्लिश में है। फिर उसके बाद वहां पे जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास अगर हॉस्टल में जगह नहीं है तो वो डायरेक्टली बोल देती है नहीं है, बट एजेंट ऐसा नहीं करते हैं। तो एजेंट आपको एडमिशन दिलाने के लिए
बोल देते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको जगह मिल जाएगा, 100% इंग्लिश में है, एनएमसी कंप्लाइंट है। अभी ये भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एनएमसी अप्रूव्ड है। मैं ये बोलता हूँ कि पहले एनएमसी का जो पहला बॉडी का नाम था एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज की अलग से लिस्ट है। जब एमसीआई को जो है डेमोलिश कर दिया गया, उसको चेंज करके एनएमसी में कर दिया गया, तो एनएमसी कोई भी यूनिवर्सिटी को अभी कोई अप्रूवल लिस्ट या लेटर ऐसा कुछ भी नहीं देती है। एनएमसी का सिंपल लॉजिक ये है कि हमारा बेसिक नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो है सारा यूनिवर्सिटी फॉलो करना चाहिए। अब मैनुअली और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई अब जो है यूनिवर्सिटी सारा चीज लीगली फॉलो नहीं करता है। अभी आप पूछेंगे उज्बेकिस्तान में एम्बेसी अलर्ट दे रही है, एनएमसी अलर्ट दे रही है, किर्गिस्तान में कर रही है, कजाकिस्तान में कर रही है, रशिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सारे इश्यूज होते हैं, बट एम्बेसी क्यों नहीं बोलती? तो देखिए इंडिया रशिया का उनका अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो उनकी भी एक लिमिटेशंस है कि वो रिलेशन खराब नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज जो है एजेंट इसका फायदा उठाते हैं रशिया में। यहाँ पे आपको लेके आते हैं, आपके साथ जो करना है वो करते हैं, आपको अलग अलग तरीका से एक्सप्लॉइट करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो ये सारे जो है एजेंट जो है अपने तरीके से करते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे हम स्कैम्स के बारे में। तो सबसे पहला होता है, देखिए रशिया में क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया था, आपका एडमिशन तभी कंफर्म होता है जब यूनिवर्सिटी पहुंच के आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करते हो। बिफोर देन दैट जब आपको ओरिजिनल एडमिशन इन्विटेशन लेटर मिलता है। जो एडमिशन लेटर आपको मिलती है ये बैकएंड में एजेंट ही आपको बना के देता है। कुछ यूनिवर्सिटी प्रोविजनल एडमिशन लेटर देती है, तो उसको एजेंट क्या करता है अपने सिस्टम में एडिट करके देन आपको फॉरवर्ड कर देता है। एंड उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे हम एनएमसी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए प्रैक्टिकली, एक रशिया की अपनी जो यूनिवर्सिटी है उनका अपना जो है कानून है, वहाँ पे उनका अपना एजुकेशन सिस्टम है, वो क्यों जो है इंडिया की एनएमसी या फिर दूसरे कंट्री की जो है मेडिकल बॉडी की जो है सिलेबस कॉपी करेगी या जाएगी, राइट? उनका अपना हमेशा एजुकेशन करिकुलम होता है। और दूसरी चीज क्या है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको दिया जाता है एजेंट के द्वारा, उसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, ना इंडिया में है और रशिया में भी आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जाके यूनिवर्सिटी बोल देगी हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये एक काइंड ऑफ, आप मान के चलिए स्कैम काइंड ऑफ थिंग है। एडमिशन के टाइम में आपको जो चाहिए वो उसमें प्रॉमिस करके दे देंगे। एक्चुअल प्रॉमिस जो होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में होना चाहिए, जो आप वहां पे जाके साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो ये है बेसिकली इतना मोटा पन्ना आप जो देख रहे हो, इस पे नियर अबाउट आई थिंक 10 to 15 पेजेस है इसमें। इस पे लिखा होना चाहिए सारी चीजें जो एजेंट्स आपको प्रॉमिस करती है या फिर यूनिवर्सिटी आपको प्रॉमिस करती है, ना कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में। दूसरा होता है वीजा स्कैम। वीजा में क्या स्कैम होता है एजेंट के द्वारा, सपोज मान के चलिए आपको जाना है फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, राइट? एजेंट ने जो है आपसे एडमिशन ले लिया, ठीक है, बट एजेंट के पास फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली उसका वीजा जो है लगवा देता है और आपको ये चीज बताता भी नहीं है। अभी एयरपोर्ट में भी नहीं बताता है जब आप आते हो अपने पेरेंट्स के साथ। जब आप रशिया पहुंचते हो, वहां पे आप बस में दूसरी जगह जा रहे होते, पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, 2-3 बच्चों के साथ जो है हमने किया हुआ है ऐसा। मतलब मैंने नहीं किया, मैं पहले दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा था, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। बच्चे जैसे आते हैं एयरपोर्ट में, फिर बोलते हैं कि सर मैं तो फार ईस्टर्न जा रहा हूँ। मैं शॉक में होता हूँ कि फार ईस्टर्न तो नहीं जा रही है, हम तो आपको वोरोनिज या यारोस्लावल ये जगह लेके जा रहे हैं। फिर जब उसकी वीजा चेक करते हैं, मैं आपको अपना भी वीजा दिखाऊंगा। वीजा में क्या है, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है, सिटी लिखा होता है, इस पर्पस के लिए आप आ रहे हो, उचित नया स्टडी है, तो वो भी उसमें जो है मेंशन होती है। तो हर स्टूडेंट को जो है जब भी हमेशा वीजा मिलता है, तो मैं ये बोलूंगा उसको गूगल ट्रांसलेटर में आप ट्रांसलेट करके देखिए कि एजेंट वाकई में आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो यूनिवर्सिटी का वीजा लगा है या नहीं है। तो ये आपको क्रॉस चेक करने का जरूरी है, राइट? दूसरी है आपको यूनिवर्सिटी जो ये बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं एनएमसी अप्रूव्ड है, एमसीआई अप्रूव्ड है। एमसीआई का तो अभी कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि एमसीआई खत्म हो चुकी है। और एनएमसी की जहाँ तक अभी कानून वही है कि इंग्लिश में होना चाहिए, क्लिनिकल रोटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि रशिया में इंटर्नशिप इसका नाम एग्जिस्ट करता ही नहीं है वहाँ पे, राइट? कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको लेटर मिल जाती है, ये ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को पता है, पता वाला बात है, ठीक है? अलग से कोई इंटर्नशिप नामक चीज होता नहीं, वो उनका अपना अलग करिकुलम होता है। रशिया जनरली लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी इंडिया में जो है कानून चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली रशिया से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाती है हर चीज की। ऑन पेपर आप यू आर सेफ, आपको सारा चीज जो है मिल जाता है। ये भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं अब इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम होगा मेरे साथ। तो ये एक्चुअली है, दिस इज फैक्ट। ये एनएमसी के साथ जितना भी रूल्स है सारी यूनिवर्सिटी वो लेटर बना के आपको जो है दे देती है। उसमें बहुत सारी
सारी यूनिवर्सिटी नहीं देती है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि इंटर्नशिप क्या होता है, अलग से क्या इंटर्नशिप है। क्योंकि रशिया में कोर्स का ड्यूरेशन ही 6 साल है। आपको 3 साल थियोरेटिकल होती है, उसके बाद 3rd ईयर से धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं हॉस्पिटल में क्लासेस। इंटर्नशिप जो करना होता है रशिया में भी, जैसा इंडिया में आप FMG देते हैं, रशिया में भी आपको पहले एग्जाम देना है उनका, उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप लगना है। क्योंकि आई थिंक यस, अभी NMC ने ये भी बोल दिया, NMC ने रूल इसलिए वो निकाला है कि आपको उस देश में एलिजिबल होना चाहिए एज अ डॉक्टर। आपको सपोज आप जैसे रशिया में पढ़ रहे हैं तो आपको रशिया की लाइसेंस होना चाहिए। वो रूल निकाला ही है इसीलिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 साल में आपका कोई इंटर्नशिप होता नहीं है। आप जब रशिया में एग्जाम पास करोगे, लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आप 1 साल जो है आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आपको जो है लीगल लाइसेंस मिलेगी। इसीलिए NMC ने जो है ये रूल रिलीज किया, आपको जो है अलग से करना पड़े। तो प्रैक्टिकली आप मान के चलो 7 साल आपको काटना पड़ेगा, जो भी कंट्री में जाओ, जॉर्जिया जाओ, उज्बेकिस्तान जाओ, कजाकिस्तान जाओ, रशिया जाओ। पहले 6 साल थी, ये सभी 7 साल हो चुकी है। फिर आप इंडिया आओगे, फिर आप FMG दोगे, फिर FMG की रिजल्ट निकलते निकलते इसमें 6-7 महीना ऑलमोस्ट आप मान लो 1 साल निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 साल इंटर्नशिप करोगे, फिर लाइसेंस मिलेगा। तो 7 साल आपका हो गया रशिया में, फिर उसके बाद 8 साल इसका, फिर इंटर्नशिप, टोटल 9 ईयर्स का जर्नी हो गया, ऑलमोस्ट लाइक अ US डॉक्टर। दूसरा चीज है यूनिवर्सिटी की फीस स्कैम। तो ये पॉइंट जो है मैं बहुत स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा, जो B2B एजेंट्स हमारे साथ काम करते हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा। देखिए रशिया में क्या है, गिनी चुनी 7-8 यूनिवर्सिटी है जिनके पास एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहाँ पे एक ही सिंगल इंडियन कंपनी जो है उनके पास वो यूनिवर्सिटी चला रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वो डॉलर्स में फीस लेते हैं। अब जितनी भी रशिया में यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ आप डॉलर्स में पे करते हो, आप मान लो सारी यूनिवर्सिटी को एक सिंगल कंपनी चला रही है, मतलब अलग अलग कंपनी होगी, मतलब ABC अलग अलग कंपनी होगी। तो A के पास एक यूनिवर्सिटी होगा, B के पास दूसरा यूनिवर्सिटी होगा, बट A के पास जो यूनिवर्सिटी है वो A ही मैनेज कर सकता है, A ही सोल प्रॉपर्टीशिप है, वहां में B का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो वहां पे क्या है, इनकी अपनी मनमर्जी होती है, तो फिर अपने अकॉर्डिंग फीस वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी है, अगर हम इसको छोड़ दें, बाकी सारी यूनिवर्सिटी में 2-2 एजेंट जो है काम करते हैं, राइट। तो दो कंपनी या फिर 3 कंपनी तो ऐसे होते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनी जो है बहुत साल से जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, 4 साल 5 साल। हम तो अभी न्यू इमर्ज्ड है, मतलब मैं काम कर रहा था, हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं कभी दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहा था, अभी एज अ B2B पार्टनर डायरेक्ट बहुत सारी कंपनी से काम किया, फिर जो है स्टूडेंट्स को सर्विसेज मिले नहीं, उसके बाद ही जो है हमने अभी अपनी रिसेंटली ओन अपना रशियन कंपनी और रजिस्टर किया है रशिया में, एंड हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, फीस का जो मैं बोल रहा था स्कैम, सपोज मान के चलिए अगर 3 लाख फीस है, तो एजेंट क्या करता है, वहाँ पे बच्चों को लेकर के आके उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, फिर वो 3 लाख को 3,70,000 करता है, राइट। अब जैसा B2B में क्या होता है, हम अपने जो B2B पार्टनर्स हैं तो उनसे सपोज मान के चलिए मैं एक बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए मैं 50,000 चार्ज करता हूँ। तो मेरी जो साथ वाली कंपनी है जो सेम यूनिवर्सिटी में काम करती है, तो वो क्या करता है, वो B2B पार्टनर से लेता है 20 या 30,000 रुपए एडमिशन करने के लिए। बट वो कंपनी क्या कर रहा है, फीस से आपका पैसा जो है वसूली कर रहा है, वो भी 6 साल तक। सपोज मान के चलिए 3 लाख का फीस है, तो वहां पे जाके आपसे 3,70,000 लेगा हर साल। तो ईच एंड एवरी ईयर फ्रॉम ईच स्टूडेंट 70,000 जो है वो एजेंट जो है कमाएगा। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो भी है हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इवन विद स्टूडेंट हो या B2B एजेंट हो, दोनों के साथ जो है हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है मेडिकल चेकअप एंड डेक्टालोस्कोपी स्कैम। इसमें क्या होता है, मैंने ये भी देखा बहुत सारे एजेंट जो है फेक मेडिकल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर देते हैं, वहां से 1 हफ्ते में बच्चे को छोड़ के निकल जाते हैं। जब टाइम आता है उनका वीजा एक्सटेंशन के लिए और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते तब पता चलता है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट है, फेक है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ स्कैम होती है वहाँ पे। दूसरा होता है फीस ट्रांसफर स्कैम। अब जैसा बहुत सारी कंपनी इंडिया में बोलेगी कि आपको 3 लाख 2 लाख की है फीस, ट्यूशन फीस, राइट। तो देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, आपका 2 फीस जाता है, एक होता है ट्यूशन फीस, दूसरा होता है आपका हॉस्टल की फीस। उसके बाद होता है स्टेट सर्विसेज फीस। स्टेट सर्विसेज फी में क्या आता है, जैसे वीजा के लिए आप पैसा पे करते हो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वीजा आपका एक्सटेंड होता है। इनिशियली जब वीजा लगता है आपका वो 90 डेज का होता है। उसके बाद हर स्टूडेंट को रशिया आके, जब मेरा भी था, मैं भी जब पढ़ने गया, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा, 90 डेज का होता है जिसमें हमारा फोटो लगा होता है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हो, सबमिट करते हो आपका पासपोर्ट, फिर अलग से एक स्टैंप लगती है, वो 1 साल तक होता है, जब तक मतलब आपका फर्स्ट ईयर का एकेडमिक जब तक है तब वीजा एक्सटेंड होती है। फिर आप फर्स्ट ईयर पास करोगे
आओगे, आप छुट्टी पे जाओगे या बाद में आओगे तो फिर से आपको पासपोर्ट सबमिट करना होगा। तो ऐसे 6 साल तक आपका कोर्स तक वीजा एक्सटेंशन चलता होता है, ठीक है। ये एक स्टेट फी हो गया। दूसरा स्टेट फी क्या है, जैसा हम आपका अपोस्टल कराते हैं, नोटरी कराते हैं, ट्रांसलेशन कराते हैं वहाँ के एडवोकेट से, वो भी काइंड ऑफ स्टेट फी हो गई। और एक स्टेट फी क्या है, जैसा आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, मेडिकल इंश्योरेंस में पैसे जाते हैं, आपका मेडिकल चेकअप होता है, जैसा HIV टेस्ट होती है, एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो ये सारी चीज में जो है पैसे जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, डेक्टाइलोस्कोपी के लिए आपको रिन्यूअल के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। ये सारी स्टेट फी है। ये सारा जो हिडन चार्जेस है ये आपको बहुत सारे एजेंट बताते नहीं है। ये आपको कब बताते हैं, रशिया जाने के बाद। क्यों? क्योंकि रशिया जाने के बाद में आप बेबस होते हो, आपके पास सिम कार्ड नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, टावर नहीं होता, ना आप घर में कॉल कर पाओगे। एजेंट आपको वहां से एक्सप्लॉइट करना लगता है कि आप पैसे नहीं दोगे तो आगे काम होगी नहीं, हम आप जो है आपको ध्यान नहीं देंगे। उस टाइम आप भी लाचार होते हो तो आप भी जो है पैसे दे करके बाद में फंस जाते हो। इसीलिए ज्यादा भी कम पैसों में एडमिशन नहीं लेना है, ज्यादा पैसों में भी एडमिशन नहीं लेना है। तो एक मीडियम एवरेज ले रहा है। मीडियम एवरेज वही ले पाएगा जिसके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं भी बहुत ज्यादा कम में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो B2B मार्केट है फिर वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमने एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है कंपेयर टू अदर कंपनी। जैसे हम कंसल्टेशन 80,000 लेते हैं, उसमें 80,000 में आपका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, ये सारी चीज निकल जाती है। उसके बाद में जो है को रशिया की सिटी के अकॉर्डिंग, जैसा मॉस्को, पीटर्सबर्ग, मॉस्को रीजन के आसपास जो सिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अलग से एक OTC रखा है। OTC क्या है, टाइम चार्ज है, जिसमें मॉस्को में 70,000 लेते हैं, पीटर्सबर्ग में 65, पीटर्सबर्ग के अगल बगल जो शहर है, मॉस्को के अगल बगल शहर है, वहाँ पे हम 45,000 या 50,000 वो आपको मिल जाएगी। आप हमसे काउंसलिंग करोगे तो वो जो फीस लेते हैं उसमें आपका एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, सिम कार्ड, डेक्टाइलोस्कोपी, मेडिकल इंश्योरेंस, जितना भी लीगल प्रोसीजर है वो उसमें कैरी ऑन होती है। आपको हमें सिर्फ देना है ये 2 पैसे। और वीजा के लिए जो है 25,000 लेते हैं। एयर टिकट जो होता है जब हम परचेज करेंगे उसका जो प्राइस जितना होगा वो आप परचेज के टाइम में आप पे करोगे, तो हमसे आपसे 2 ही पैसे लेते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, एग्जाम फी, ये फी, लाइब्रेरी चार्जेस, लाइब्रेरी वगैरह कंप्लीट फ्री होती है। रशिया में आपको सिंगल 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए भी कोई पैसे नहीं लेता कोई भी यूनिवर्सिटी में। तो वो जब जस्ट लूटने का तरीका है आपकी, ठीक है, आपसे जस्ट पैसा एक्स्ट्रा एक्सॉर्ट करते हैं, पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा बहाना बना के, यही सारे चीज है। दूसरा होता है कि इस जो है आपको एजेंट से हमेशा पूछना है हिडन चार्जेस क्या है। जैसे मैंने आपको ये सारे डिटेल्स दे दिए, आप हमसे एडमिशन लो या ना लो, दूसरा और कोई कंपनी से अगर इच्छुक हो लेने के लिए या कोई भैया दीदी से आप लेते हो, ये सारी चीज जो है लिखवा के लें उनसे ये चीज कितना होगा। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सारे एक्सपेंस नहीं होगा वो भी आप लिखवा के रिटर्न में लेना उनसे कि नहीं होगा, राइट। तो ये है। दूसरा है USD पेमेंट स्कैम। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जैसा मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी करावे, मैं जैसे पढ़ा वहाँ पे तब भी ठीक था, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके अलावा मेजोरिटी जगह में आप देखोगे जिस यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे आपको लेके आके हर साल अलग से लूटते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को आप बेटर है अगर अवॉइड करोगे, ज्यादा फ्री हैंडेड रशिया में रह पाओगे थोड़ा, कि आप किसी के दबाव भी नहीं आओगे, कि आप अपने क्लास जाओ, पढ़ो लिखो और वापस यूनिवर्सिटी टू क्लास, क्लास टू यूनिवर्सिटी एंड योर पर्सनल एक्टिविटी, तो आप जो है उसी में ज्यादा ही हो सकते हो, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा है B2B स्कैम, ठीक है, और स्टूडेंट एजेंट जो बनते हैं। देखिए रशिया की जो एंटायर मार्केट है चलता ही है B2B नेटवर्क, स्टूडेंट यूट्यूबर, ये सब में। तो एज ए स्टूडेंट तो आप डायरेक्ट एडमिशन कोई भी यूनिवर्सिटी में आप करवा नहीं पाओगे, सब एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे फेडरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप एकाध एडमिशन करा सकते हो, ये बोल के ऐसा वो मेरा रिलेटिव है, मेरे मामा का लड़का है, गांव का लड़का है, एकदम क्लोज फ्रेंड है। क्योंकि रशिया में इसी है, जब भी आप स्टूडेंट में आते हो कोई भी रिक्रूटमेंट काम आप नहीं करोगे, कोई भी लेबर एक्टिविटी काम नहीं कर सकते हो। एज अ एजेंट, एज अ रशियन कंपनी रजिस्टर्ड, मैं भी ये काम अपने स्टूडेंट से लीगली मैं नहीं करवा सकता। आई एम नॉट अलाउड टू डू इट। तो ये जो है स्टूडेंट्स इसमें एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, सबका कमीशन जुड़ा होता है। हमें भी बहुत सारे कॉल आए स्टूडेंट का, हम भी बहुत सारे स्टूडेंट को अप्रोच करते हैं ताकि हमारा भी थोड़ा प्रमोशन हो, हमारा भी यूनिवर्सिटी का नाम आए। बट मैं जब स्टूडेंट से सुना कि दूसरे एजेंट जो है उनको 2-2 लाख 3-3 लाख कितना कमीशन देते हैं पर स्टूडेंट, हम तो उतना ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लेते ही हैं 80,000, इससे ज्यादा हम क्या दे। अगर आप देना भी है, सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, तो हम एक्स्ट्रा उसमें 30,000-40,000 रखते हैं, जो कि आई थिंक नॉमिनल है। अगर करंट सिनेरियो के प्राइस से आप देखो तो नॉमिनल है। वही है कि MBBS अब्रॉड में इस तरीके की जो है स्कैम होती है। तो और एक स्कैम जो है मास एडमिशन स्कैम, आपने रिसेंट
डॉक्टर नचिकेत भाटिया की जो आपने एक क्लिप में अभी प्ले कर दूंगा, रशिया में क्या स्कैम हो रही है। कहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं इंडिया से लोग? रशिया मतलब एक स्कैम बताता हूँ। स्कैम क्या चल रहा है? स्कैम ये चल रहा है कि बहुत रशिया में कॉलेज है, मान लो 300 बच्चों की जगह है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं जो बच्चों की एडमिशन कराते हैं उससे 500 बच्चे उठा लिए, ये सोच के कि भाई अगले 6 महीने बाद 500 की लाइसेंस मिल जाएगा। बच्चे आ गए, फीस दे दी, सब हो गया, 6 महीने में लाइसेंस नहीं मिला। अब कॉलेज इन बच्चों को फोर्स करता है कि भैया वॉलंटरी रेजिग्नेशन दो और वॉलंटरी रजिस्ट्रेट कराओ अपने आप को। क्यों? इतना जगह ही नहीं, फिर वो दूसरे बच्चे नहीं आते, वापस आ रहे हैं, हल्ला मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बट कोई सुनवाई नहीं। कॉज क्यों? क्योंकि इनकी भी गलती क्या कहेंगे यार, नहीं पता होता बहुत बार। भाई वो 500 बच्चे उठा के ले गया कॉन्ट्रैक्टर भरोसे पे ले गया। अब जब 200 का लाइसेंस नहीं मिला तो उसने कहा जी पैक करो वापस। एक ही तरीके से बचने का उनका ये देखो कि यार उनका एफएमजी पास रेट कितना है, इतने बच्चे में से पास करते हैं, अगर पास रेट अच्छा है तो पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है ना। अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो कुछ नहीं हो सकता है, फेयर, बट पढ़ाई अच्छी हो रही है। और उस कॉलेज की एलिजिबल सीट कितनी है? अगर वो 150 का कॉलेज है तो 150 बच्चों के अंदर होना तुम्हारा बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर डिग्री विल गेट कैंसिल्ड एंड यू विल बी सेंट बैक इमीडिएटली। कहते हैं बहुत जगह ये दिक्कत है कि जो कॉलेजेस खुले हुए हैं हमारी एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, बट जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं। कहने को कॉलेज है, अंदर बस जाओगे तो 2 डब्बे बना रखे हैं जिसे पूरा मेडिकल कॉलेज घोषित कर रखा है, हमारे देश की अथॉरिटी ने उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो ये जो 20-25% बच्चे हैं ना, ये वो है जो एक अच्छे कॉलेज में गए बाहर के बच्चों को पैसे सड़ के डब्बों में निकाल के 4% डब्बों में। उस 75 में भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, उनका करंट हर साल बढ़ता जा रहा है, ड्रॉप कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वो है कि एक कॉमन मैन ये देखते कि एनएमसी ने इसको क्रेडिट कर रखा है, एनबीए ने बता रखा है कि कॉलेज ठीक है, उसके बाद वो जाकर एडमिशन लेते हैं, बातें बता जाता है कि डब्बा कॉलेज है। इधर से अथॉरिटीज ने बिल्कुल इसको स्टैंड किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को क्या है, लिमिटेड सीट्स अलॉट होती है। तो रशिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, सारी यूनिवर्सिटी जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट अंडर में है या हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में, कुछ फेडरल यूनिवर्सिटी है जो फेडरल मतलब माने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। सारी यूनिवर्सिटी को जो है एक लिमिटेड सीट दिया जाता है, राइट, कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है, वो सब देखते हुए उनको जो है एक लिमिटेड सीट अलॉट होती है कि आप इतने ही बच्चों को जो है डिग्री दे सकते हो। इंडिया में कैसे होता है, जब एग्जाम होता है बाहर से इन्विजिलेटर आता है, राइट, यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी अपना खुद ब खुद वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बाउंडेड है, ठीक है, तो उनको बाहर से इन्विजिलेटर असाइन होते हैं, इन्विजिलेटर आते हैं, आपका एग्जाम लेते हैं, आपका जो पेपर आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हो तो आपका पेपर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जाता है साइन होने के लिए। रशिया और रशिया की जो साथ में जुड़ी यूनिवर्सिटीज कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी खुद ही एग्जाम कंडक्ट करती है, उनके पास एक लेवरेज हो गई, उनको बाहर से कोई इन्विजिलेटर नहीं आता, तो यूनिवर्सिटी खुद ही एग्जाम कंडक्ट करती है, फाइनल एग्जाम भी खुद ही कंडक्ट करती है, डिग्री भी वो खुद ही प्रिंट करवाती है। बस उसका जो डिग्री का कोड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके लिए उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है, कि अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी खुद ही करती है। इसमें क्या है, बहुत सारे एजेंट फर्स्ट ईयर में आप भर भर के लेके आएंगे, अगर सोचिए मान के चलिए 200 की ही उनके पास कैपेसिटी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल के रखती है कि 200 सीट ही आप 200 डिग्री ही आप दे पाओगे, उतना ही आप एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी का भी वहाँ पे उनका अपना एक कानून है कि अपनी एक लिबर्टी है, इसीलिए उनको भी अंदर में सर्विसेज मिलते हैं, हमें भी देना पड़ता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ख्याल रखना पड़ता है, अगर पनली में बोलूँ तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस तरह क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स ध्यान रखते हैं। अभी कमाई के चक्कर में क्या होता है, 500 सीट है तो वो लेके जाते हैं 1000 बच्चे हैं, वहाँ पे 1000 बच्चे लेके जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो उतना आपको अलॉट नहीं किया है कि 1000 डिग्री आप दे पाओगे। क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर से आपको एक्सपेल्शन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स में फेल करेंगे। रशिया में हॉस्टल की जो रूल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, फायर सेफ्टी के मैनेजमेंट्स में बहुत सारे रूल होते हैं, आप बच्चे को पेपर दिया जाता है साइन करने, उसमें 10 बजे के बाद आप चिल्ला के भी अगर बात करो या जोर से हंस भी दो, तब भी आपको जो है वो सारे बहाने हैं, तो वो देख करके आपको एक्सपेल कर देते हैं। अगर आप मान के चलिए आप ये सब लेवल क्रॉस करके आ गए, लास्ट कुछ ना कुछ बहाना यूनिवर्सिटी ढूंढ ही लेती है, तो आपको फेल करते ही है। जैसे रशिया में क्या अरियर नहीं होता, जैसा आप ईयर का अरियर सेकंड ईयर में क्लियर कर सकते हो, थर्ड ईयर में वो सिस्टम होता नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं। मान के चलिए अभी आपका एनाटॉमी का एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, तो 3-4 महीने की आपके पास टाइम होती है, फिर से आप उसको क्लियर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी वो टाइम आपको देगी नहीं, बहाना मारेगी। तो ऐसे बहुत से रीजंस यूनिवर्सिटी पता कर लेगी। देखिए गवर्नमेंट जो चाहिए वो कर सकती है, राइट, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे चीज होते हैं, वो आपको टॉर्चर करना जो करना वो कैसे भी कर सकती है। तो बेटर ये है कि रशिया में जो बहुत को यूनिवर्सिटी का पब्लिसिटी हो रहा है तो वहाँ पे मत जाइए। मेरे पास भी 14 यूनिवर्सिटीज हैं, उनका भी एक लिमिटेड सीट्स
सीट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 100 है, किसी यूनिवर्सिटी में 150 है, किसी यूनिवर्सिटी में 50 है, किसी यूनिवर्सिटी में 200 है। और सारी यूनिवर्सिटीज हमसे ये बोलती है कि दे वांट क्वालिटी स्टूडेंट्स, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे आ रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, रूम पे पढ़े हो, यूज कर रहे हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो टाइम से। यूनिवर्सिटी को भी काइंड ऑफ बुरा लगता है, उनका भी नाम खराब होता है जब बहुत सारे बच्चे एक्सपेल होके जाते हैं। ये सारे जैसे यूनिवर्सिटी मैंने बताया, हमारी यूनिवर्सिटी सब मॉस्को के अगल बगल है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट एजेंट मिलेंगे नहीं, यूट्यूबर्स मिलेंगे नहीं। रीजन इसीलिए कि रशिया की कानून ये बोलती है कि आप किसी भी प्रकार की मार्केटिंग या रिक्रूटमेंट काम आप कर नहीं सकते। बोथ आप यूट्यूब के थ्रू भी नहीं कर पाओगे, मैनुअली भी आपको अलाउड नहीं है। अभी सैंक्शंस लगे, यूट्यूब चल नहीं रहा है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक दो जो है बच्चे उसको के अगल बगल यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी जो है कैसा ना कैसा वो सारी चीज मॉनिटर करते रहती है। तो इसीलिए हमारा जो मॉस्को के अगल बगल आप यूनिवर्सिटी देखोगे बहुत कानून को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसलिए बच्चे जो है ना पढ़ाई से मतलब रखते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना है, अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें ध्यान देना है। सारे रिक्रूटमेंट काम में पड़ते नहीं है। ताकि रशिया में क्या है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़ी सिटी है, लाइफस्टाइल बहुत वहाँ पे अच्छा है। अब उनके साथ में क्या है, बहुत सारे वेल सेटल वेल टू डू फैमिली से भी बच्चे होते हैं, वो अय्याशी कर रहे होते हैं, तो वो अच्छी गाड़ी में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो सामने वाले बच्चे को क्या है, उनको भी मन होता है कि हम भी ऐसे रहे। उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे या तो पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बर्गर किंग ये सब जगह पार्ट टाइम काम करते हैं। वो उनसे नहीं हो पाता है तो फिर एडमिशन में आते हैं, तो एडमिशन से उनको जो पैसा मिलता है वो करते हैं। दुनिया चलती ही ऐसी है, सबको अपना जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। एज अ कंसल्टेंसी देखिए हम भी यहाँ पे एडमिशन करने ही बैठे हैं, भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है इसलिए खुला हुआ है कंपनी। बट हमें क्या है, हमारे माइंड में क्या है, मोटो यही है शुरू से कि नॉमिनल फीस आपसे जो है लिया जाए, चीज जो है नॉमिनल हुआ जाए, सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए, धोखाधड़ी ना हो, तो है ट्रांसपेरेंटली हम जो है आपको बताना चाह रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट एजेंट के चक्कर में आप मत पड़ो तो ज्यादा बेटर है। तो आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ट्राई करो एडमिशन लेने के लिए। कंपनी के थ्रू कैसे लेना है, जैसा हमारा एनएन नंबर है, रशियन रजिस्टर्ड कंपनी है, एनएन नंबर है एंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर है, उसको आप इंडेक्स में मारोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उन्हें कितना टैक्स पे किया है, कंपनी कब खुला है। दूसरा कोई आपको लोकल एजेंट्स भी अगर मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारा रशियन रजिस्टर्ड कंपनी है, डायरेक्ट पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटी से, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं उनके थ्रू। और दूसरा चीज क्या है, B2B मार्केट भी एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि पेरेंट्स को भी कोई तीसरा आदमी चाहिए जिसका कॉलर पकड़ सके को आपके साथ अगर कुछ स्कैम हो गया तो मार्केट ही इतना बड़ा है, इतना होता है। मैं भी शायद बहुत सारे ऑडियंस को रीच नहीं हो पाऊँ, मैं भी इतना 2000 में तो मैं भी एडमिशन नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट दे रहे हो, लाइक दे रहे हो, तो बहुत जन को रीच होगा, उनको नॉलेज मिलेगी, एटलीस्ट वो अवेयर होंगे एक्चुअल आपको कितने पैसे देने चाहिए, कितना प्राइस बनता है। दूसरी चीज क्या है, फीस ट्रांसफर के लिए इतने सैंक्शंस के बावजूद भी अभी हमारी कंपनी की रशियन गवर्नमेंट बैंक स्बेर बैंक के साथ टाई अप है। डायरेक्टली जो है जैसे घर बैठे बैठे फीस अपने स्टूडेंट का जो अकाउंट है उसी से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप पे कर सकते हो। हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कंसल्टेंसी फी OTC यही देना है। जगह पैसा जो लगता है आपको वो देना है, फ्लाइट टिकट तो आप खुद ही लोगे। हमने चीज जो है ट्रांसपेरेंट रखा है। बहुत सारी एजेंसी ये है बोलेगी कि फीस जो है हम नहीं हो रही है बैंक से पेमेंट, वो आपसे लेंगे, शेयर लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे बोलेगा डॉलर का रेट बढ़ चुका है। ये सारी चीज, इसमें पैसे आपसे ज्यादा लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसे मैंने बताया था जहाँ पे USD में पेमेंट होती है, वहाँ पे तो आप बैंक ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि कंपनी के अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए ये है मास एडमिशन का, मैंने आपको बता दिया मास एडमिशन क्यों करते हैं, वही पैसों के चक्कर में करते हैं। बाद में आपको जो है प्रॉब्लम होता है। अभी आप पूछोगे इसमें पेमेंट कुछ करती नहीं क्या, बोलती नहीं क्या, ये सारा चीज जो है उनके पास चीज प्री प्लान होता है, पहले से सब चीज सोच के रखे हुए होते हैं। आप एट दी एंड वहाँ पे जाके फंसते ही हो। बेटर ये है क्योंकि जितने अगल बगल पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि मॉस्को सिटी को छोड़ के, सेंट पीटर्सबर्ग की भी सिटी को छोड़ के दूसरा आप रशिया में भी जगह पढ़ लो जहाँ फीस सस्ती है, बहुत लोग प्रमोट करते हैं। ये सब जगह सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बोलेगा यहाँ पे इंग्लिश फैकल्टी इतना है, ऐसा है, ये है, वो है, ये सभी जगह सेम ही है। हाँ, कुछ नई यूनिवर्सिटीज जैसा ओपन हुई है, सामूर हो गई, चिता हो गई, एलएच है, अपनी सुरबुट है, कांति है, कजान फेडरल है, ये कुछ जो यूनिवर्सिटीज न्यूली ओपन हुई है, जस्ट फर्स्ट बैच ये भी किया है। वहाँ पे क्या इंग्लिश मीडियम को लेके थोड़ी दिक्कत होगी। ट्यूमन है,
है, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे 6 साल तक हमारे मतलब ऐसा नहीं है, पहले भी चला है, मास में बच्चे अभी जाना स्टार्ट हुए हैं। वो रशिया में भी न्यू यूनिवर्सिटी की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे बच्चे नीट देते हैं, सबको सीट नहीं मिलता, कोई सेफ ऑप्शन चाहिए। शायद इतने लोग आते हैं, अब एक यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे आप भर लोगे? हमें भी जो है न्यू यूनिवर्सिटी लेके आनी पड़ती है। आगे मैं फिल्टर करूंगा, आगे की जो यूट्यूब चैनल है, हमारी चैनल है, आपसे बने रहिए, क्योंकि इसमें बताऊंगा न्यू यूनिवर्सिटी में भी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना आपको बेटर है, जाना चाहिए, क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, सारी चीजें। इसके बाद अगर मैं बोलना चाहूँ, वर्क के लिए भी हमसे बहुत जन पूछ रहे थे, वर्क वीजा स्कैम। वर्क वीजा में देखिए, इन्विटेशन लेटर कभी भी आपको रशियन में लेना चाहिए, इंग्लिश में नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर इंग्लिश में आपको इन्विटेशन लेटर दे रहा है, जॉब ऑफर लेटर दे रहा है, तो वो फेक है, एजेंट को आप भूल जाओ। अनलेस और अनटिल आप स्किल्ड वर्कर नहीं हो, भी आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट नहीं दे पाएगा। 3 साल का ओपन वर्क परमिट टैक्सी के लिए नहीं मिलती है, आप वहाँ पे लेबर काम करने के लिए आपको नहीं मिलती है, अनलेस और अनटिल आप स्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बिंग काम करते हो, वेल्डर हो, ऑयल एंड गैस में, तो ये सब चीज के लिए जो है स्किल्ड जॉब है, इसके लिए आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है। तो बहुत जन बोलेंगे कि आपको इसमें दिला देंगे, आने के बाद में आप कंपनी चेंज कर लेना। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनी आपका वीजा ही कैंसिल कर देती है, तो आप आते हो उनके केयर ऑफ में, उनके इन्विटेशन में, तो कल को आपको रशिया में इलीगल काम करते होते तो कंपनी पर्सपेक्टिव में क्या होता है, उनका वीजा कैंसिल कर देता है, एजेंट अपना पैसा लेता है, वो निकल जाता है, बाद में सफर आप ही करते हो। तो होता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा में आपको कोई हमें काम नहीं दे रहा है रशिया में। पहली बात, रशिया में जो है लिमिटेड काम है। अब आए दिन आप पोस्ट देखते होंगे, 1 मिलियन लेबर्स का जो है कोटा दिया है, राइट, 10 लाख लेबर बुला रहे हैं, 20 लाख बुला रहे हैं। रशिया में क्या है, देखिए अभी ऐसा हमारी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम भी लेबर्स प्रोवाइड करते हैं, स्किल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, तो हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू लिमिटेड सीट्स ही मिलते हैं। अब 100-200 लेबर ही लेके आ सकते हो। सर हर कंपनी में उनके पास लिमिटेड वैकेंसी होती है, तो वो वैकेंसी जो है फिलअप हो जाती है ऑलरेडी पहले ही उनके पास। वो जो एग्जिस्टिंग लेबर है उनके पास ऑलरेडी रशियन बात करने का एक्सपीरियंस होता है, रशिया में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, 3-4 साल तक वो सेम कंपनी के साथ जुड़े होते हैं काम करने के लिए। इसे आपको जो है वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। रशिया की जो गवर्नमेंट पोस्टिंग है, जैसा रेलवेज हो गई, ये हो गई, मेंटेनेंस काम मिल सकता है, यानी कि वेयर हाउस के लिए डायरेक्टली आपको रिक्रूटमेंट होती है। तो ये सब चीजें जो है फेक है, इससे आप दूर रहें। बहुत सारे बच्चे भी को जो है प्रमोट करते हैं, पैसे लेके वो अपने निकल जाते हैं, मैं रशिया आके आप सफर करते हो। आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब करना है, आपकी उम्र अगर 28 से कम है, तो मैं जो है आपके लिए स्टडी प्लस वर्क प्रोग्राम सकता हूँ, जो कि मॉस्को सिटी में ही होगा। हमारे साथ BBA कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी कि इस कोर्स में क्या है, आप कोई भी फील्ड में अगर आप काम करोगे उसको एज ए इंटर्नशिप जो है काउंट करेंगे। एक्चुअली आप देखोगे रशिया में कि जो कानून है वो ये बोलती है कि सिर्फ 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। 20 आवर्स से ज्यादा अगर आप काम करते हो, पकड़ाई में आए, तो आपको जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड रशिया में जो है अभी इमिग्रेशन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। आप कोई इलीगल काम करते हुए पकड़े गए तो डायरेक्टली रशियन आर्मी में जो है आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो इसीलिए बेटर ये है आप अच्छे कंसल्टेंसी से एडवाइस लो, हमसे कोऑर्डिनेट करो, आपको बेटर चीज एडवाइस करेंगे। आपको पसंद आई तो हमसे एडमिशन लेना या वर्क के लिए जाना, यही तो आप दूसरे किससे लेना, दूसरे से ले रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, इनसे पूछना क्या है नहीं है। वीजा को हमेशा ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेटर से देखा करो। ये है बेसिक। मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। अगर आपको और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट में पूछिए, उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मुझे जो हाईलाइट करना था मैंने ऑलरेडी सारी चीज हाईलाइट कर दी है। आपको बेसिक एक एवरेज पता चल गया होगा किस तरह का स्कैम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है तो अगली वीडियो बनाऊंगा, ये सारे स्कैम से बचते कैसे हैं, सब डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को सपोर्ट करिएगा। बाय।